हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, द्रवों के तापीय गुण में हमने ठोस, द्रव, गैस के प्रसार के बारे में जाना। अब जब ठोस, द्रव, गैस का प्रसार यानी ताप दिया जाता है तो कुछ भौतिक राशियां हैं जो क्या है उन पर डिपेंड करती हैं, ताप इत्यादि, ऊष्मा आदि पर। तो आइए उन्हीं को समझते हैं। उसके अंतर्गत सबसे पहले बात आती है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन उठता है सबसे पहले, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा क्या है? किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं। हम रोज दिनचर्याओं में कुछ कार्य करते हैं जिनमें हमने किसी पदार्थ को गर्म किया, ऊष्मा देते हैं, तो उसको दी गई ऊष्मा दो बातों पर निर्भर करती है। नंबर पहली बात, किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा उस पदार्थ की मात्रा के समानुपाती। नंबर दूसरी बात, पदार्थ को दी गई ऊष्मा ताप वृद्धि के समानुपाती होती है। अगर हम इन समीकरणों को मिश्रित कर दें तो Q समानुपाती M इंटू क्या आएगा? डेल्टा T आएगा, जहां M पदार्थ की मात्रा है, डेल्टा T ताप वृद्धि है। तो जरा गौर करें, Q बराबर S M इंटू डेल्टा T, जहां S क्या हो गया? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। हम S बराबर Q अपॉन M इंटू डेल्टा T लिख सकते हैं। यदि M बराबर 1 किलोग्राम, डेल्टा T बराबर 1 डिग्री C या 1 केल्विन, दोनों हो सकते हैं। सेल्सियस और केल्विन के खानों का अंतर समान है, तो परिवर्तन चाहे डिग्री सी में हो वही क्या होगा? केल्विन में। तब S बराबर Q अपॉन 1 इंटू 1 यानी Q हो जाएगा। परिभाषा बन गई। क्या बनी परिभाषा? एकांक द्रव्यमान वाले पदार्थ का ताप 1 डिग्री सी या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही विशिष्ट ऊष्मा कहलाती। क्या परिभाषा हुई? अतः एकांक द्रव्यमान वाले पदार्थ का ताप 1 डिग्री सी या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं, ऊष्मा वर्ड प्रयोग करना चाहिए। ऊष्मा ही पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। बिल्कुल सिंपल सी बात कही। किसी पदार्थ का ताप हम कितने डिग्री सी? 1 डिग्री सी बढ़ाना चाहते हैं। कितने डिग्री सी? 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ऊष्मा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। 1 डिग्री सी पदार्थ का ताप 1 केल्विन, एकांक द्रव्यमान वाले पदार्थ का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जो, यानी कहने का मतलब 1 किलो पानी है, उसका ताप 1 डिग्री सी बढ़ाएं तो इसके लिए हमें जितनी ऊष्मा देनी होगी वो पानी की विशिष्ट ऊष्मा कहलाई। 1 किलो पदार्थ है कोई, उसका ताप हम 1 डिग्री सी बढ़ाना चाहेंगे तो जो ऊष्मा उसे देनी होगी वह क्या कहलाएगी? उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। मात्रक बिल्कुल सिंपल सा, इसका मात्रक जूल, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ताप का मात्रक डिग्री सी। तो इसका जो मात्रक जो होगा जूल प्रति किलोग्राम, डिग्री सी या केल्विन होगा। विमा निकालनी हो, इसकी विमा लिखें, इसकी विमा लिखें, सॉल्व कर दें। L स्क्वायर T पावर -2 थीटा पावर -1 आ जाएगी। जरूरत पड़ेगी हम तुरंत निकाल लेंगे। अब बात आती है, जब हमने विशिष्ट ऊष्मा निकाल ली तो हमारे पास आती है मोलर विशिष्ट ऊष्मा। दोनों में बहुत अंतर है। मोलर विशिष्ट ऊष्मा, समझे क्या अंतर है? मोलर से मतलब मोल। यहाँ पदार्थ को हम किलोग्राम में माप रहे थे, यहाँ पदार्थ को मोल में मापेंगे। तो मोल यानी किसी एक मोल पदार्थ लेंगे हम इसमें, तो किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा मोलों की संख्या
और ताप वृद्धि के क्या होगी, समानुपाती। उपरोक्त समीकरणों को हमने मिश्रित किया, Q समानुपाती म्यू इंटू क्या आया, डेल्टा टी, Q बराबर C म्यू डेल्टा टी, जहां C क्या होगी, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। हम इसी की परिभाषा चाहते हैं, Q अपॉन म्यू इंटू डेल्टा टी। यदि हम कहें म्यू बराबर कितने मोल, 1 मोल, डेल्टा टी बराबर कितने डिग्री सी, 1 डिग्री सी, अतः C बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। परिभाषा क्या बनी, इसलिए अतः क्या परिभाषा बनी, 1 मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री सी या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ही मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। दोनों एक सी हैं, फर्क एकांक किलोग्राम 1 मोल। यहां पदार्थ की मात्रा मोल में नाप रहे हैं, यहां पदार्थ की मात्रा किलोग्राम में नाप रहे हैं। जब किलोग्राम में नापेंगे तो विशिष्ट ऊष्मा होगी और मोल में नापेंगे तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा होगी। सिंपल सी बात। किसी n द्रव्यमान के पदार्थ में मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है, निकाले मोलों की संख्या, म्यू बराबर m इंटू उस पदार्थ का अणुभार, जहां कैपिटल M पदार्थ का अणुभार है। तो अगर मोलों की संख्या निकालनी है, 10 किलो पदार्थ है तो 10 किलो पदार्थ में कितने मोल होंगे, तो m बराबर 10 किलो, उस पदार्थ की अणुभार रख दो, भाग दे दो, आपको मोलों की संख्या पता चल जाएगी। तो C बराबर, समीकरण 2 कहा इसे, वैसे हमने समीकरण 1 कहा, समीकरण 2 C बराबर Q अपॉन M अपॉन कैपिटल M इंटू डेल्टा टी। C बराबर कैपिटल M और ये हो गया Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। समीकरण 1 से यह क्या है, C बराबर कैपिटल M इंटू S। C बराबर, C मीन्स कौन सी, मोलर विशिष्ट ऊष्मा बराबर पदार्थ का कौन सा भार है, अणुभार गुणे विशिष्ट ऊष्मा। यानी विशिष्ट ऊष्मा में हम अणुभार का गुणा कर दें तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा पता चल जाएगी। कभी भी मोलर विशिष्ट ऊष्मा निकालनी हो तो सीधी सी बात, मोलों की संख्या लेंगे और विशिष्ट ऊष्मा निकालनी हो तो पदार्थ का द्रव्यमान किलोग्राम में लेंगे। कन्फर्म इतनी बात। चलें अब आगे की ओर। अब अगली बात आती है ऊष्माधारिता से आप क्या समझते हो। किसकी, ऊष्माधारिता। यह क्या थी, विशिष्ट ऊष्मा और मोलर विशिष्ट ऊष्मा। अब बात करते हैं हम किसकी, ऊष्माधारिता। हेडिंग आती है ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता क्या है, थर्मल कैपेसिटी के बारे में हम जानना चाहेंगे। थर्मल कैपेसिटी क्या है, ऊष्मा। Q बराबर m C डेल्टा टी या ms डेल्टा टी, दोनों बातें जानी। देखें जरा, इस डेल्टा टी को इसके नीचे ले आए, Q अपॉन डेल्टा टी बराबर m इंटू सी। इसी को बोलते हैं अपन ऊष्माधारिता। परिभाषा क्या बनी, बिल्कुल सिंपल सी बनी। क्या बनी, किसी पदार्थ का ताप कितने डिग्री सी, 1 डिग्री सी। पदार्थ का ताप 1 डिग्री सी या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊष्माधारिता कहलाती है।
दोनों में अंतर, विशिष्ट ऊष्मा इसमें, उसमें था एकांक द्रव्यमान वाले पदार्थ का ताप, इसमें एकांक द्रव्यमान नहीं। हमने कहा हमारे पास कितने ही पदार्थ हो उसका ताप कितने डिग्री सी बढ़ाना है, 1 डिग्री सी बढ़ाना है, तो जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी उस ऊष्मा को हम ऊष्माधारिता कहेंगे। इसका मात्रक जूल पर डिग्री सी या जूल पर केल्विन होगा। विमा निकल आएगी इसी से, जूल की विमा रखो, केल्विन की विमा रखो, सॉल्व कर दो, ml² T⁻⁻2 थीटा पावर, अरे बिल्कुल सिंपल सी, ml² T⁻⁻2 ऊर्जा की हो गई, ताप की थीटा हो गई, सॉल्व कर दें, ml² T⁻⁻2 थीटा पावर -1 इसका विमीय सूत्र होगा। अब बात आती है जल तुल्यांक से आप क्या समझते हैं। वाटर इक्विवेलेंट, जल तुल्यांक क्या है? जल तुल्यांक जल का वह मात्रा है, यानी जल का वह द्रव्यमान जिसकी ऊष्माधारिता किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता के क्या हो जाए, बराबर। मान लो 200 ग्राम पानी की ऊष्माधारिता जो है वो 50 ग्राम लोहे के बराबर हो जाए, लोहा है उसकी ऊष्माधारिता, तो इस समय उस पदार्थ जल की मात्रा लोहे के जल तुल्यांक कहलाएगी। तो क्या कहा, जल की वह मात्रा वह द्रव्यमान, जल का वह द्रव्यमान जब जल की ऊष्माधारिता किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, जल की उस मात्रा को जल का तुल्यांक कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जल के वह द्रव्यमान, जल का वह द्रव्यमान जब जल की ऊष्माधारिता यानी उस मात्रा की ऊष्माधारिता, जल की उस मात्रा की ऊष्माधारिता किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता की क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो जल की इस मात्रा को जल का तुल्यांक कहते हैं। मात्रक किलोग्राम होगा क्योंकि पदार्थ की मात्रा है, इसका मात्रक द्रव्यमान है पदार्थ का, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। एक बार फिर से रिपीट करें, हमने क्या बताई, जल तुल्यांक जल की वह मात्रा जिसका ऊष्माधारिता या जिसकी ऊष्माधारिता किसी अन्य पदार्थ की ऊष्माधारिता के क्या हो, बराबर हो जाए, तो वह जल की मात्रा जल तुल्यांक कहलाती है उस पदार्थ के लिए। ठीक है ना, कंफर्म। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। कौन सी ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, यह भी हमें गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या है, सिंपल सी बात, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए, एकांक किलोग्राम वाली पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की कौन सी ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। Q बराबर ml होता है, तो L बराबर Q/m, जहां परिभाषा क्या बन गई, अतः एकांक द्रव्यमान वाले पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा ही क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जैसे हम एक बात करें, उदाहरण, हमारे पास 1 किलो बर्फ है, हम उसे पानी में बदलना चाहते हैं, तो 1 किलो बर्फ को पानी में बदलने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो बर्फ की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। ठीक है, क्या देख रहे थे हम, गुप्त ऊष्मा। एकांक द्रव्यमान वाले पदार्थ का ताप, अवस्था परिवर्तन का, 1 किलोग्राम मात्रा ली, कोई 1 किलोग्राम चांदी ली, उसे हमें द्रव में बदलना है, तो 1 किलोग्राम चांदी को द्रव में बदलने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी वह चांदी की ऊष्मा क्या है, गुप्त ऊष्मा क्या है। गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की होगी। गुप्त ऊष्मा जो होगी वो कितने प्रकार की होगी, 2। एक होगी गलन की गुप्त ऊष्मा, किसकी, गलन की गुप्त ऊष्मा। दूसरी होगी बाष्पन की गुप्त ऊष्मा, किसकी, बाष्पन की। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी, 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी वह गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी।
1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी वह गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। जैसे 1 किलो बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। मात्र कैलोरी प्रति ग्राम या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम या जूल प्रति किलोग्राम होगा। तो इसकी कितनी है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। तो यह कहलाएगी गलन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, एकांक द्रव्यमान वाले द्रव को भाप में बदलने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। हम इसे कहें जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बराबर 540 कैलोरी प्रति ग्राम है। यानी 1 ग्राम पानी को भाप में बदलना है तो 540 कैलोरी ऊष्मा की क्या है? आवश्यकता है। तो यह कहलाएगी। यानी द्रव को भाप में बदलना है तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और ठोस को द्रव में बदलना है तो गलन की गुप्त ऊष्मा। अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहती है। कन्फर्म? इतना तैयार करें, आगे बढ़ते हैं हम कैलोरीमिति के सिद्धांत पर। कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या है उसी को जानेंगे, उस पर सवाल। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।